नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन में बात करेंगे सर्दी के सितम की। बेतिया में सर्दी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोग परेशान हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी इलाकों में अलाव जलाने के निर्देश दिए गए, लेकिन बेतिया में कहीं कोई ऐसा इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से पश्चिम चंपारण के भी 3 अनुमंडल को 6 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, लेकिन शहर में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं दिखती। ऐसे में लोग खुद से ही जुगाड़ कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। पश्चिमी चंपारण में सर्दी अब लोगों को सताने लगी है और हम पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, सड़कें बिल्कुल शाम होने के बाद ही सूनी हो जा रही है और प्रशासन की तरफ से कई इलाकों में अलाव की व्यवस्था का दावा भी किया गया है, लेकिन कई बेतिया शहर के कई इलाकों की बात करें तो अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और लोग कूड़ा कचरा को अपने में बटोर रहे हैं और उसको तापते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये फुटकर विक्रेता हैं जो कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के आसपास फलों की दुकानें करते हैं और ठंड से बचने के लिए, चूंकि इनका रोजगार सड़क पर ही है और सड़क पर ही इनकी दुकानें लगती है, तो सड़क पर कैसे जीवन यापन करते हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है ठंड में? बहुत ठंड लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई देखने वाला है। तो कैसे कटती है आप लोग? वही कचरा उचरा बीन कर अपना जुगाड़ करते हैं लोग। प्रशासन की तरफ से अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं जी नहीं, ज्यादा बढ़ी है, बड़ी है। कचरा कहाँ से लाया सब? कलेक्ट में था। अभी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर पश्चिमी चंपारण के साथ ही तमाम ऐसे इलाके हैं जहां ठंड बढ़ी है और लोग परेशान हो गए हैं। हालांकि ठंड को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पश्चिम चंपारण को 6 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और जिला अधिकारी ने भी सड़कों पर निकलकर ठंड से बचाव के निर्देश जरूर जारी किए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब कड़ाके की जो सर्दी पड़ रही है, इस बीच अलाव की व्यवस्था प्रशासनिक टीम कब तक कर पाती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बेतिया। तो नए साल के शुरू होते ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और कड़ाके की ठंड के बीच सर्द हवा लोगों को ठंड से कपकपा दे रही है। हालत ऐसी है कि ठंड के कारण गली मोहल्ले की सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। वहीं रात होते ही शहर के मुख्य सड़क पर बहुत कम आवाजाही देखने को मिल रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दरभंगा में क्या है ठंड की स्थिति, बता रहे हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास। सरकार को बोलिए लकड़ी जलाने के लिए, पन्नी जला रहे हैं हम लोग। ये ठंड ज़्यादा है, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा तो फिर लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। क्या पब्लिक जो होता है ना, रिक्शा ड्राइवर हो, टेम्पू ड्राइवर हो, कोई भी हो, भाईचारा मोहल्ला टोला कोई भी रोड पे जो चलता है, सब नागरिकों के लिए लकड़ी का व्यवस्था होना चाहिए। ठंडा एक बैग बढ़ गई है, आज देख रहे हैं, सारा जनता देख रही है और ये अभी से लेकर के ये होली तक रहेगी, मगर अभी पूरा जनवरी एकदम बहुत कष्ट ही होगा, इतनी कनकनी है। ठीक है, क्या काम चला रहे हैं? ये आग वगैरह जो टाप उप करके देख रहे हैं कि ये सब जो है लोग देख ही रहे हैं। आप लोग क्या चीज़ जला रहे हैं? ये कतरन वगैरह है, कूड़ा कुरकुट सब है। नगर निगम से यही है कि हर चौक पे जो है लकड़ी का व्यवस्था हो। तो सर्दी के सितम के बीच जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए कटिहार जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार दिख रहा है। डीएम ने देर रात जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर कंबल का वितरण किया। कटिहार स्टेशन परिसर, कालीबाड़ी रोड और कई स्थानों पर डीएम खुद पहुंचे और जरूरतमंदों के बीच उन्होंने कंबल का वितरण किया। प्रशासन के द्वारा प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत कंबल, लगभग 2200 से ऊपर कंबल जिले भर के सभी ज़रूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है। सर, कुछ जो रैन बसेरा की व्यवस्था वहाँ भी शिफ्ट करेंगे? नगर निगम के द्वारा रैन बसेरा कटिहार निगम क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों को वहाँ भी शिफ्ट कराने की कार्रवाई निगम के द्वारा की जा रही है। वहीं गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान घटकर 8 डिग्री तक पहुंच गया है। पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी रात में फुटपाथ पर गुजारने वाले और मजदूरों को हो रही है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा कंबल का वितरण किया गया। गरीब और असहाय लोगों को कंबल मिलने
से कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिली है। डीएम ने कहा कि 1000 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। वहीं चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया गया। मौके का जायजा लिया है सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान घटकर 8 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में ठंड से जनजीवन जहां बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से निसहाय और राहगीरों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। गोपालगंज के जिलाधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वो आज गरीबों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। ये तमाम निसहाय महिलाएँ हैं जो ठंड से ठिठुर रही थी सड़कों के किनारे, और इन्हें जिलाधिकारी की ओर से कंबल का वितरण किया गया और कंबल दिया गया। ऐसे में इन गरीबों को, इन महिलाओं को ठंड से कहीं ना कहीं राहत मिली है और जिलाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी हैं जो लगातार कंबल का वितरण जो है कर रहे हैं। हम जिलाधिकारी से ही सीधे बात करते हैं। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया जा रहा है, तो कितने लोगों के बीच ये वितरण किया गया है लगभग? आपको अवगत कराएं कि सरकार की तरफ से जो गरीब हैं, असहाय हैं और अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो उन लोग गरीब और असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण के लिए राशि आती है, जिसमें कि हम लोग दोनों अनुमंडल में सभी ब्लॉक में इस कंबल का वितरण कर रहे हैं, जो खास करके असहाय लोग हैं। और आपको अवगत कराएं कि 1000 से अधिक कंबल का वितरण हम लोग कर रहे हैं और नगर परिषद के द्वारा अलग से राशि से वितरण की जा रही है। साथ ही हमने कई जो बिज़नेस ग्रुप के लोग हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है, कई समाज सेवी से भी अनुरोध किया है कि इस ठंड के में हम अधिक से अधिक लोगों की मदद करें ताकि हमारे लोग खुशहाल रह सकें। अलाव भी जलाया जाता है? बिल्कुल, अलाव भी विभिन्न जगहों पे, खास करके नगर परिषद में, नगर पंचायत में एवं जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है उसके मुख्यालय में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में एवं पंचायत स्तर पर भी हम लोग अलाव भी जलवा रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड में कंबल मिलने के बाद जो गरीब परिवार हैं, जो लोग हैं ठंड से ठिठुर रहे, तो उन्हें कहीं ना कहीं अब एक राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। लखीसराय में नगर परिषद ने ठंड से बचने के लिए रैन बसेरा का निर्माण करवाया है। आश्रय स्थल में बेड, खाना सहित कई व्यवस्थाएं सस्ते दर पर मौजूद है। आश्रय स्थल में रुकने वाले राहगीरों के लिए सारी व्यवस्था भी रखी गई है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आश्रय स्थल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। बढ़ी ठंड और कनकनी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वहीं असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए लगभग 50 लाख की लागत से बनाए गए आश्रय स्थल में भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 बेड का यह आश्रय स्थल है, जिस पे मच्छरदानी, कंबल और शाम में अलाव की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के इंचार्ज, हम इनसे जानते हैं क्या है, ठंड है, किस तरह की तैयारी है यहाँ? मैं श्रीमती रीता देवी बोल रही हूँ, आश्रय स्थल का प्रबंधक हूँ। आश्रय स्थल में सारी व्यवस्था दी गई है। ठंड बढ़ा हुआ है, यात्री के लिए लकड़ी जलाया जाता है। कंबल है, 50 बेड है, 50 तकिया है, 50 कंबल है, मच्छरदानी, खाना भी फ्री में दिया जा रहा है वृद्ध व्यक्ति को, और 30 रुपया प्लेट खाना है। तो काफी संख्या में लोग यहाँ आ रहे होंगे? हाँ, संख्या तो अभी 5 ठहरे हुए हैं, ऐसे 24, 25, 30 इतना सब ठहरते हुए हैं, हर लोग आ रहे हैं। लखीसराय नगर परिषद का जो आश्रय स्थल है उसमें सभी आश्रय विहीनों के लिए दिन और रात दोनों टाइम में खुला हुआ है। वहाँ पे देखरेख के लिए नाइट गार्ड की भी व्यवस्था है, केयर टेकर की भी व्यवस्था है, और जो भी आश्रय विहीन वहाँ ठहरेंगे उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था है, रहने के लिए बेड है, और ठंडा के टाइम में कंबल की भी व्यवस्था है, और शीतलहरी जब होती है तो हम लोग अलाव की भी व्यवस्था वहाँ करवाते हैं। ठंड बढ़ने के कारण असहाय और जरूरतमंद लोग यहाँ पे काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और आश्रय स्थल के तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सीएए पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, ये सूत्र बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू किया जा सकता है। जल्द ही गृह मंत्रालय इसको लेकर नियम तय करेगा। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है और इसे लेकर गृह मंत्रालय जल्द ही
नियम तय करेगा। बढ़ते आगे, सिवान में भी ठंड का सितम लगातार जारी है और कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। लगातार तापमान में गिरावट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और सबसे ज्यादा परेशानी कुहासा और आसमान से टपक रहे ओस की बूंदों से हो रही है। सिवान शहर स्थित गोपालगंज मोड़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सिवान में भी कड़ाके की ठंड से लोग काफी परेशान है। पछुआ हवा कनकनी बढ़ा दी है तो वही ओस की बूंदे टपकने से लोगों को मुसीबत खड़ा हो गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं गोपालगंज मोड़ की है, जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है कि लोग काफी परेशान है। आने जाने में लोगों को परेशानी होती है तो वही यहाँ अलाव की भी व्यवस्था नहीं किया गया है। हम जाने कुछ करें, क्या कहेंगे? ठंड काफी है। हाँ, बहुत काफी है। ठंडी बहुत लग रही है। परेशान है, बहुत परेशान है। अलाव की व्यवस्था शहर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं चला है ना, कुछ नहीं चला है। क्या कहेंगे जिला प्रशासन से? हम कहेंगे क्या बोला, व्यवस्था कीजिए, लाना यहाँ पे कोई धरी है। ठंड तो लग रहा है, परेशानी तो ये है, हाँ, कुहासा पड़ रहा है और रोज भी पड़ रहा है। विजिबिलिटी भी काफी कम है, कुहासा ज्यादा है, ऐसे में लोग आने जाने में समस्या होती है तो वही खासकर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि बिहार सहित सिवान में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, ऐसे में अब लोगों के लिए ये ठंड मुसीबत खड़ा कर दिया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। वहीं औरंगाबाद में भी भीषण ठंड से सड़क वीरान दिख रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जो सफर कर रहे हैं। यहां प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था तो की गई, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। ठंड का यहाँ कुछ नहीं है, न आगे का है, न पानी का, कुछ का व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अलाव का व्यवस्था कुछ नहीं हो। अलाव का व्यवस्था होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, जलावन का होना चाहिए। कोई गाड़ी नहीं है तो पूरा रात तो हमको यहीं पे गुजारना है। ठंड में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। ठंड में तो देख ही रहे हैं किस पोजीशन में हम लोग हैं। ठंड में ऐसी रहिएगा तो कहाँ जाए? कंबल, मच्छरदानी, बेडशीट, बिछाना, मतलब सब चीज व्यवस्था है। नहाने धोने के लिए बाथरूम और मतलब शौचालय, सब व्यवस्था है यहाँ पे। खाने पीने वगैरह की भी व्यवस्था है। लॉकर है, हाँ, 10 ऊपर 25 लॉकर है। खबर मोतिहारी से है, जहां ट्रिपल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पत्नी के 2 आशिकों के साथ हत्या कर शव को भी ठिकाने लगा चुका था। करीब 7 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव निवासी अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 24 अक्टूबर को अपनी पत्नी स्मिता देवी उर्फ संजू के आशिक रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को केसरिया थाना के गोपालपुर गांव के पास जमीन के अंदर दफन कर दिया था। पुलिस ने बाद में खुदाई कराकर शव के अवशेषों को बरामद कर उसे एफएसएल में भेजा है। वहीं 17-18 नवंबर 23 की रात उसने नेपाल में पत्नी स्मिता और उसके दूसरे आशिक ऋषभ कुमार की हत्या नेपाल में ही कर दी। नेपाल पुलिस ने जब शव बरामद किया और छानबीन शुरू की तो मौके से एक थैला मिला है जिस पर सुगौली के किसी दुकान का पता लिखा था। उसके बाद नेपाल पुलिस जिले के एसपी से संपर्क की और शव मिलने की खबर दी गई, जिसके बाद सुगौली थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 दिन बाद ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है और अखिलेश भगत को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अखिलेश ने ट्रिपल मर्डर को अकेले अंजाम दिया या किसी के साथ। नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम लोग से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है, वहाँ पे खुदाई की गई मैजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। रांची से आपको बहुत बड़ी खबर बता दें, रांची में ईडी की छापेमारी चल रही है। एक साथ कई जगहों पर ईडी की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची में ईडी की छापेमारी चल रही है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी, किस वजह से ये छापेमारी और कब से चल रही है? जी बता दें कि आज सुबह से ही ये जो ईडी की छापेमारी है वो शुरू हुई है और कई जगहों पर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, रांची में करीब 5 जगहों पर ईडी की जो दबिश है वो देखी गई है। जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है वो कहीं ना कहीं कुछ रसूखदार हैं उनके आवाज पर, और जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में अपनी पैठ रखते हैं उन जगहों पर इस वक्त जो है वो ईडी की दबिश देखने को मिली है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में ईडी को क्या कुछ हासिल होता है। फिलहाल इस बाबत अभी फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि ये कौन लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर सरकार देखा जाए तो ये ईडी जो है अपनी दबिश जो है वो झारखंड में बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी ओम प्रकाश, कई जगहों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है, कौन कौन सी वो जगह है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी सिर्फ रांची में हो रही है, झारखंड के अन्य जिलों में भी ये छापेमारी चल रही है? बता दें कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, कुछ बाहरी ठिकानों पर भी ईडी की दबिश है और फिलहाल जो है इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो थोड़ी देर में और भी छनकर सामने आने की उम्मीद है। अभी कई जगहों पर टीम पहुंची और कुछ जगहों पर पहुंचने वाली है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का गांडे से चुनाव लड़ना बीजेपी की कोरी कल्पना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी मीडिया में दुष्प्रचार फैला रही है कि वो पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता सौंपने वाले हैं। झारखंड में मची ताजा सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद ही अहम माना जा रहा है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि रांची के सीएम आवास में आज शाम सत्ताधारी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले सीएम आवास में कल दिन भर हलचल होती रही। सीएम हेमंत सोरेन ने कल दोपहर में पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है और इसके बाद महाधिवक्ता सीएम आवास पहुंचे थे। ताजा हालात पर मुख्यमंत्री ने उनसे कानूनी राय भी ली है। इसके बाद सीएमओ का कर्मचारी मुख्यमंत्री का जवाब लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा, जिसमें मुख्यमंत्री की ओर से ईडी पर पूरे मामले में मीडिया ट्रायल कराने का दोष मढ़ दिया है। इससे पहले 1 जनवरी को गांडे के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था और अब गांडे सीट खाली हो गई है। तो झारखंड में मची सियासी उथल पुथल के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची से चेन्नई रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 जनवरी को चेन्नई से वापस रांची लौटेंगे। चेन्नई रवानगी से पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि सियासी हलचल से जुड़ी सारी बातें फिलहाल कागजों में है, उनकी जानकारी में कुछ भी नहीं है। Nothing has come to my knowledge. And everything is on the paper only. Let us see. वहीं झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विधायक दल की बैठक में ताजा हालात पर मंथन होगा। पाकुड़ में उन्होंने कहा कि ताजा सियासी हालात पर चर्चा के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन की सरकार 5 साल पूरा करेगी। देखिए, ये गांडे विधायक का जो है ये सारी बात तो आपका आज अखबार में आ ही चुका है। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा इसमें कुछ कहना है। जो परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति के अनुरूप गठबंधन सरकार अपना काम कर रही है। जनता ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि 5 सालों में जनता के बीच में जो हम अपने वादा करके आए थे उसके 100% पूरी करने के हम
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने एक बार फिर जातीय गणना की मांग दोहराई है। रांची में राजनीतिक उथल-पुथल और कांग्रेस प्रभारी के दौरे के बीच उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ कांग्रेस आगे बढ़े तो जनता का समर्थन मिलना तय है। कि अगर हमारी सरकार आई सत्ता में दिल्ली में तो हम इस देश में जाति जनगणना कराएंगे। तो हमने उस विषय को केवल दोहराया है। आपने देखा होगा कि विधानसभा में भी हमने सरकार के सामने रखा था। खुद मुख्यमंत्री ने खड़े होकर उत्तर दिया कि नहीं, यह सरकार जाति जनगणना कराना चाहती, उसकी पक्षधर है। और ओबीसी के आरक्षण के सवाल पर भी सरकार ने उत्तर दी कि नहीं, हम ओबीसी को उसके आबादी के अनुरूप आरक्षण देना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सरायकेला के आदित्यपुर में सड़क हादसे में मारे गए 6 युवक के परिजनों से मिलने पहुंचे। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिया। जमशेदपुर में 1 जनवरी को हुए दर्दनाक हादसे में आदित्यपुर के 6 युवक की मौत हो गई थी। चालकों के सड़क दुर्घटना में निधन हुए उनके परिवार के लोगों से मिले। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी। बहुत कम आयु के सारे बालक थे। अब 31 जनवरी को दिसंबर को लोग ऐसे कुछ आयोजनों में भाग लेते हैं, लेकिन कोहरा का असर था, लोगों को ऐसा लगा घूम करके आए, पर दुर्घटना घट गई। अब ये दुर्घटना घट गई तो घटने के बाद तो कुछ किया नहीं जा सकता है, पर यह बहुत बड़ा लॉस है परिवार के लिए। रांची के ईडी दफ्तर में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार से पूछताछ खत्म हो गई है और इस दौरान जेलर प्रमोद कुमार ने ईडी के हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। जेलर से जेल के अंदर शराब घोटाले के आरोपी योगेंद्र तिवारी के पास फोन होने से जुड़े मामले में पूछताछ हुई। इसमें ईडी के सामने 2 जेल कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर पवन और अवधेश का नाम सामने आया। दोनों को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए आज फिर से बुलाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।